हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शेख शाकिर और मैं जामिया ITI में इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पर हूँ। और आज हम जानेंगे ट्रांसफार्मर के कुछ मुख्य भाग के बारे में। सबसे पहले हम ये जान लेंगे ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति है और इसी डिवाइस के जरिए हम जो AC वोल्टेज है उसको एकदम आसानी से बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अगर हम किसी ट्रांसफार्मर के जरिए वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे, और अगर किसी ट्रांसफार्मर के जरिए हम अगर वोल्टेज को घटा रहे हैं तो इस ट्रांसफार्मर को हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे। तो आज हम जानेंगे पावर ट्रांसफार्मर के कुछ मुख्य भाग के बारे में, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के नाम से जाना जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बहुत से पार्ट हैं, जैसे कि क्रोड, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, ऑयल टैंक, ट्रांसफार्मर ऑयल, कूलिंग पाइप, ऑयल इनलेट वाल्व, ऑयल आउटलेट ड्रेन कॉक, ऑयल गेज, प्राइमरी टर्मिनल, सेकेंडरी टर्मिनल, अर्थ पॉइंट, डाटा प्लेट, एक्सप्लोजन वेंट, कंजर्वेटर, ब्रीदर, सिलिका जेल, टैपिंग स्विच, बकोल्ज रिले तथा तापमापी। अब इसके अंदर कुछ सुरक्षा युक्तियां है। कंजर्वेटर, ब्रीदर, तापमापी, एक्सप्लोजन वेट, बकोल्ज रिले, ऑयल गेज, टैपिंग स्विच आदि ये जो है सब इसकी सुरक्षा युक्तियां है। तो हम इनके बारे में जानेंगे क्योंकि सबसे मेन यही पार्ट है। इनके अंदर सबसे पहला है कंजर्वेटर। कंजर्वेटर आपने देखा होगा कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसकी बॉडी के सबसे ऊपर स्थान में एक छोटा सा टैंक होता है, और वो टैंक जो है ऑयल से आधा स्तर तक भरा हुआ होता है। अब ये टैंक उन्होंने दिए क्यों है, इसका क्या कारण है? तो जब ट्रांसफार्मर हीट होता है तो उसके अंदर ऑयल भरा हुआ होता है। उसके अंदर ऑयल जो है वो दो कार्य करता है, एक तो अचालक का भी कार्य करता है और ट्रांसफार्मर वाइंडिंग को ठंडा रखने के लिए भी कार्य में आता है। तो ट्रांसफार्मर के अंदर का ऑयल जब गर्म होता है तो उसका आयतन जो है वो फैलता है। जैसे हमने देखे होंगे अपने घर में जब चाय बनती है तो चाय भी जब वो गर्म हो जाती है अधिक स्तर पर तो उसका आयतन भी फैलता है और फिर वो बाहर की ओर गिरने लगती है। उसी तरीके से ट्रांसफार्मर का ऑयल भी, उसका भी आयतन जो है वो फैलता है। तो वो आयतन जब उसका फैलता है तो उसको जाने के लिए जो है हमने एक रास्ता बनाया है जो है कंजर्वेटर। तो कंजर्वेटर के अंदर ऑयल जमा होता है और बाद में जैसे ही ठंडा होता है ऑयल धीरे धीरे तो वापिस वो मुख्य टैंक के अंदर ऑयल उसका आ जाता है। अभी हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, ब्रीदर। ब्रीदर भी जो है जैसे ब्रीदिंग करना मतलब सांस लेना, ये उसी प्रकार से इसका नाम दिया गया है ब्रीदर। जैसे ऑयल जब ठंडा होकर सिकुड़ता है तो सिकुड़ने के बाद उसके अंदर कुछ रिक्त स्थान होता है, फिर तो उस रिक्त स्थान को जो है आपूर्ति के लिए वो ट्रांसफार्मर अपने अंदर हवा को खींचता है रिक्त स्थान के लिए। तो वो हवा जब अंदर आती है तो वो ब्रीदर के थ्रू आती है अंदर, लेकिन हवा जब अंदर आती है तो उसके साथ नमी भी लाती है। नमी जो मॉइस्चराइजेशन होता है, तो उस मॉइस्चराइजेशन के जरिए ये जो तेल है इसका अचालकता धीरे धीरे कम होती है। मतलब अगर इसके अंदर नमी की मात्रा बढ़ जाए तो उसका अचालकता नष्ट हो जाएगी और चालक बन जाएगा। चालक बन गया मतलब, चालक मतलब जिसमें से करंट प्रवाहित होता है, अचालक मतलब जिसमें से करंट प्रवाहित नहीं होता है। तो तेल एक अचालक है, लेकिन अगर उसके अंदर नमी आ जाए तो वो चालक बन सकता है, और अगर वो चालक बन गया तो उसके जरिए वाइंडिंग जो है शॉर्ट हो सकती है। तो इसीलिए उसके अंदर नमी को प्रवेश नहीं करने दिया जाता, इसके लिए हम ब्रीदर लगाते हैं। और ब्रीदर के अंदर एक सिलिका जेल होती है, वो सिलिका जेल सफेद रंग की होती है। जैसे ही हवा उसके अंदर से जाती है तो सिलिका जेल उस नमी को सोख लेता है और वो सिलिका जेल धीरे धीरे आसमानी नीले रंग की होने लगती है। जैसे आयतन अपना तेल का जो दबाव बढ़ता है, आयतन में फैला होता है, तो तेल कंजर्वेटर में आता है और जैसे ही वो ठंडा होता है तो वापिस वो कंजर्वेटर से
टैंक के अंदर आता है और टैंक के अंदर रिक्त स्थान पैदा हुई तो फिर वो खाली जगह की आपूर्ति के लिए हवा को खींचता है जो ब्रीदर के जरिए आती है। तो ब्रीदर का ये कार्य है कि ब्रीदर जो है हवा के अंदर की जो नमी है, मॉइस्चराइजेशन, उसको अंदर प्रवाहित नहीं करने देना। धीरे धीरे इसका जो है रंग पूरी तरीके से आसमानी हो जाता है, फिर हमको उसको चेंज करना पड़ता है। तो ये कार्य है ब्रीदर का। अब दूसरा एक और मुख्य पार्ट है तापमापी। तापमापी जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे टेम्परेचर गेज, ये मुख्य टैंक के ऊपर ही स्थापित किया जाता है जो ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर को नापता है, मॉनिटर करता है, मेजर, और हर क्षण कितना टेम्परेचर हमको बताता है। ट्रांसफार्मर का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर उससे अधिक होता है तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ दोष है, या तो फिर उसके अंदर जो कूलिंग सिस्टम है जिसको हिंदी में शीतलन प्रणाली कहेंगे वो सही से कार्य नहीं कर रही है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर अगर ठंडा नहीं होता है तो उसके अंदर दोष पैदा हो सकता है। तो उसको मॉनिटरिंग के लिए उसके ऊपर एक टेम्परेचर गेज लगाया जाता है। हिंदी में हम उसको कहेंगे तापमापी। तो ये कार्य तापमापी का है। उसके बाद दूसरा है एक्सप्लोजन वेंट। एक्सप्लोजन वेंट जो कंजर्वेटर को जोड़ने वाला पाइप होता है उसके ऊपर ही स्थापित होता है। जब ऑयल जो है जो बढ़ता है, मतलब उसका आयतन जब फैलता है तो वो धीरे धीरे कंजर्वेटर में अगर जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर अधिक तीव्र गति से जाता है, जैसे अगर हमने देखा है अगर कुकर जब हम खाना पकाते हैं उसके अंदर ही प्रेशर बनता है, दबाव बनता है और वो सीटी के जरिए से वो बाहर निकलता है, लेकिन अगर वो बंद हो जाए तो क्या होगा, वो डायरेक्ट उसका जो ढक्कन होता है वो फोड़ के ब्लास्ट होता है। तो उसी तरीके से ट्रांसफार्मर में भी ये दोष हो सकता है। तो ये दोष ना हो इसीलिए एक्सप्लोजन वेंट लगाया जाता है, जिसके आगे डायफ्राम होता है, वो डायफ्राम टूट जाता है और अतिरिक्त ऑयल उसके अंदर से निकलकर बहने लगता है, जिससे हमारा कंजर्वेटर की भी सुरक्षा होती है और जो मुख्य टैंक है बड़ा वाला ट्रांसफार्मर का उसकी भी सुरक्षा होती है कि अधिक फैलने की वजह से एक्सप्लोजन ना हो। इसीलिए इस एक्सप्लोजन वेंट के अंदर उसको लगाया जाता है। इसको हम प्रेशर रिलीज वाल्व भी कहते हैं। उसके बाद जब वो उसका आयतन फैला है तो कुछ ना कुछ दोष के कारण हुआ होगा। अगर समझ लो ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग बढ़ गई है, ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग शॉर्ट हो गई है तो उसके अंदर हीटिंग ज़्यादा होगी, उसकी वजह से उसका प्रेशर भी अधिक होगा। तो सबसे पहले उसको क्या करते हैं, दोष को रिपेयर करते हैं, फिर बाद में वापस से जो एक्सप्लोजन वेंट के ऊपर लगा हुआ डायफ्राम है उसको चेंज कर देते हैं। उसके बाद अगला एक पॉइंट है हमारा बकोल्ज रिले। बकोल्ज रिले जो है और एक्सप्लोजन वेंट जो है वो एक ही साथ स्थापित होते हैं। बकोल्ज रिले भी एक सुरक्षा युक्ति है जो अगर ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ दोष पैदा होता है तो वो बेल बजाकर हमको सूचना देती है, या फिर उससे अधिक अगर कुछ संभावना है दोष पैदा होने की या दोष उसके अंदर पैदा हो गया है तो उसके अंदर वो सप्लाई को भी संयोजित भी कर देती है। अभी इसके अंदर क्या होता है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, इसके अंदर दो फ्लोट होते हैं ए और बी, जो एक मरकरी स्विच से कनेक्ट होते हैं। अगर उसके अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर अगर अधिक गैस पैदा होने लगती है तो उसके जरिए ए जो फ्लोट है वो नीचे गिर जाता है, जो बेल से संयोजित है और बेल बचती है, जिससे हमको अंदाजा या अनुमान लगता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ ना कुछ दोष है या फिर दोष होने वाला है। उसके बाद दूसरा जो है हमारा, अगर तेल अधिक गर्म होने लगे और अधिक तीव्रता से कंजर्वेटर की ओर जाने लगे, अब कंजर्वेटर की ओर तो जाता है लेकिन वो ऑयल धीरे धीरे जाता है या नॉर्मल गति में जाता है, लेकिन अगर दोष कुछ पैदा हो गया और ऑयल बहुत ही स्पीड में गर्म हो रहा है, तेजी से गर्म हो रहा है, तो ऑयल बहुत ही तीव्र गति से कंजर्वेटर की ओर जाएगा और उसकी जो तीव्र गति है वो बी फ्लोट को क्या करती है,
नीचे गिरा देती है। बी फ्लैट के जरिए एक सर्किट जुड़ा हुआ होता है जो ट्रांसफार्मर को उसके आने वाले सप्लाई से विसंयोजित कर देता है, जिसके जरिए आने वाला जो दोष है या उत्पन्न होने वाला दोष है वो नहीं होता। तो ये कार्य है बकॉइल रिले का। उसके बाद ऑयल गेज। ऑयल गेज जो है कंजर्वेटर के ऊपर लगाया जाता है, जो ऑयल का स्तर जिसे हम नापते हैं कि उसके अंदर ऑयल कितना है, वो ऑयल गेज के जरिए नापा जाता है। उसके बाद पांचवा एक हमारा एक पॉइंट है टैपिंग स्विच। टैपिंग स्विच जो है वो आउटपुट वोल्टेज को नियत रखने के लिए कार्य में लिया जाता है। जैसे उसके अंदर अलग अलग टैप होते हैं जिसके जरिए हम टैप को कम ज़्यादा करके वोल्टेज के मान को कम ज़्यादा कर सकते हैं और उसको नियत रख सकते हैं। ये टैपिंग स्विच के जरिए होता है, या फिर इसको हम टैप चेंजर भी कहते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।